Hello students, welcome to Science Subject. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the third part of your second chapter, which name is separation of substances. My loving students, this is the part 3 or this is the last part of this chapter. It means we already studied about the two main parts or important parts of this chapter in which so many explanation is done. And this is the last part and this chapter is going to be completed in this part. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर के ये पार्ट 3 और अंतिम पार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग इस अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, कंसेप्ट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि आप हमेशा जानते हो कि पहले जितने भी पार्ट आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं उसके एक ओवरव्यू आपको हम देते हैं कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फिर हम लोग पार्ट 3 में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम ओवरव्यू देंगे किसका, पार्ट 1 का, कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले, जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नाम ही है सेपरेशन, तो सेपरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, कि सेपरेशन होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे सेपरेशन के नीड का, कि सेपरेशन का नीड है क्यों। ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे आपके सब्सटेंसेस के टाइप्स का, जिसमें हम लोग बात किए थे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किए थे क्योंकि ये चैप्टर ही आपका मिक्सचर के बेसिस पे है। और फिर बात किए थे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिए थे अपने सेपरेशन को। सेपरेशन को हम लोग स्टार्ट किए थे, उससे पहले आपको हम ये बताए थे कि किस किस तरह के सेपरेशन के बारे में हमको इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहला आपको हम बताए थे कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का आपका तरीका क्या था, सॉलिड को सॉलिड से अलग करने का सेपरेशन हम कैसे करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे मेथड्स के बारे में जाने थे। जिसमें से हमारा कुछ मेथड था जैसे कि हैंड पिकिंग का मेथड था। ठीक है, फिर हमारा कुछ मेथड था जैसे कि थ्रेसिंग का मेथड था, फिर था विनोइंग। ये सब कुछ आपका था किसका, सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का मेथड, सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का मेथड। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे अपने सेकंड पार्ट में, स्टार्ट किए थे ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 का आपको कुछ ओवरव्यू हम दे देते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट में स्टार्ट किए थे सबसे पहला कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड, यानी कि लिक्विड में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम किस प्रकार से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ insoluble substances from liquids। लिक्विड में से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को बाहर निकालने का मेथड कौन कौन सा था, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात किए थे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का। फिर हम लोग बात किए थे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का एक स्पेशल फॉर्म था, यानी कि लोडिंग का। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड के बाद हम लोग बात किए थे फिल्ट्रेशन का। ठीक है, ये दो मेथड्स थे किसको, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को लिक्विड से बाहर निकालना। और लास्ट हम लोग बात किए थे किसका, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस को लिक्विड से हम लोग किस प्रकार से बाहर निकालेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड, यानी कि जो सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है, जो सब्सटेंस लिक्विड में पूरी तरीके से मिक्स हो गया, उसके पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया है, डिसॉल्व हो गया है, सॉल्युबल हो गया है, उसको हम लोग किस तरीके से उस लिक्विड में से बाहर निकालेंगे। तो उसमें सबसे पहला था हम लोग का मेथड इवेपोरेशन। क्या था, इवेपोरेशन के बाद हम लोग बात किए थे कंडेंसेशन के। ये दो टॉपिक हम लोग का पार्ट 2 में चर्चा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो सेपरेशन है आपका सॉल्युबल सब्सटेंसेस को लिक्विड से बाहर निकालने का, जो आपका
तौर तरीका है, यह खत्म नहीं हुआ है, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पढ़ने के बाद ये खत्म नहीं हुआ है। कुछ और भी मेथड हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस को या डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस को लिक्विड से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। उस सारे मेथड्स को और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वाटर के बारे में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस पार्ट 3 में क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक शॉर्ट रिव्यू आपके पास था। आइए चलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, बहुत ही अच्छे उमंग के साथ पार्ट 3 को पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आपका टॉपिक आता है डिस्टिलेशन, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे पार्ट 2 के लास्ट सेक्शंस में कि सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में से सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना, सेपरेट करना, उसके मेथड में हमारा आता है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है? तो डिस्टिलेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिजॉल्व्ड सॉल्युबल सब्सटेंस को उसके लिक्विड से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। डिजॉल्व्ड सॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि जो हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस क्या हो गया है, डिजॉल्व हो गया है, उसको उसके लिक्विड से बाहर निकालना। तुम बोलोगे कि सर इसमें कौन सा यूनिक चीज़ है, इवेपोरेशन भी तो वही था, लेकिन इवेपोरेशन मेथड में आपका जो डिजॉल्व सब्सटेंस था वो सॉलिड के फॉर्म में था। जो इवेपोरेशन मेथड था उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस जो था वो किसके फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में थे, जैसे कि आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ डिस्टिलेशन हम क्या करेंगे, एक लिक्विड को लिक्विड से अलग करेंगे। जैसे मान लो ये लिक्विड ए है, ठीक है, अब ये लिक्विड ए जो है ये लिक्विड बी के साथ क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। ठीक है, अब ये लिक्विड ए और लिक्विड बी जो है ये दोनों मिक्स हो गए हैं, तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है किसी एक को अलग करेंगे तो दूसरा अपने आप अलग हो जाएगा। तो एक लिक्विड को एक लिक्विड से अलग करने का मेथड होता है कौन, ये डिस्टिलेशन। अब दोनों लिक्विड में कौन सा ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी होगा कि जिससे हम लोग एक को उसमें से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए जो हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, इसमें जो आपके पास दो लिक्विड हैं, ठीक है, ये मान लीजिए लिक्विड ए है, ठीक है, और ये आपके पास लिक्विड बी है। इन दोनों के पास अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट का मतलब कि क्या, कि दोनों कितना टेम्परेचर पे बॉयल होगा या दोनों कितना टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होगा, इसका जो मैथमेटिकल डेटा है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आपका लिक्विड है वाटर, ठीक है, और एक लिक्विड है अल्कोहल, ठीक है। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अल्कोहल का होता है वो 75 डिग्री सेल्सियस होता है। लेट सपोज कि आपने क्या किया, वाटर को अल्कोहल में मिक्स कर दिया। आपने क्या किया कि वाटर को अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इस अल्कोहल को वाटर से बाहर निकाल देना है या वाटर को अल्कोहल से बाहर निकाल देना है। तो अल्कोहल को अगर वाटर से बाहर निकालोगे तब भी वाटर अकेला हो जाएगा, या वाटर को तो अल्कोहल से बाहर निकालोगे तब तो वाटर अकेला होगा ही। बेसिकली इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। अब डिस्टिलेशन मेथड का जो मेन प्रिंसिपल है ये होना चाहिए कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होना चाहिए। मान लो कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है इसको तुम हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट करना स्टार्ट किया। इन दोनों के सॉल्यूशन को तुमने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। हीट देना स्टार्ट किया, हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं। हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग हीट दिए। ये 30 से 40 हुआ, 40 से चेंज होकर 50 हुआ, 50 से चेंज होकर 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, ठीक है। अब जब 70 से आपका 75 टेम्परेचर जाएगा, तो जैसे 75 डिग्री सेल्सियस होगा तो इस सॉल्यूशन में मौजूद जो आपके अल्कोहल होंगे उनके पार्टिकल्स में खलबली मचेगा और वो पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल के आपके जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, ना कि वाटर के, क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल्स होंगे वो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक वो आपका कन्वर्ट होना, तब तक वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा। तो 75 डिग्री सेल्सियस जब आप उसको क्या करोगे, हीट दे दोगे, तब इसमें जितने भी अल्कोहल है वो क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। अब उस वेपर को तुम क्या करो, उस वेपर को तुम कंडेंस करना स्टार्ट करो, तो वहाँ से प्योर तुमको अल्कोहल मिल जाएगा। क्योंकि कंडेंसेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी पार्टिकुलर वेपर को उसी के लिक्विड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल का, इसी सिद्धांत का यूज होता है किस प्रोसेस में, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए
हम लोग बात करते हैं अपने डिस्टिलेशन के प्रोसेस पे। तो डिस्टिलेशन में सबसे पहला हमारे पास है एक बर्नर, आप देख पा रहे हो एक बर्नर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टैंक है, ठीक है। ये आपका एक डिस्टिल टैंक हो गया जिसमें हमारे सॉल्यूशन होंगे, जो भी हमारे दो अलग अलग लिक्विड है, जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, जो भी आपका अलग अलग लिक्विड है उसके सॉल्यूशन इस टैंक में होंगे। इस टैंक को हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, एक कर्क से बंद कर देंगे। कर्क से इसलिए बंद कर देंगे ताकि जो भी वेपर हमारा निकले वो आपका इस डिस्टिल टैंक से क्या हो, बाहर ना निकल पाए। अब इस कर्क इस वेपर के इस डिस्टिल टैंक के माउथ में हम लोग क्या लगा देंगे, एक थर्मोमीटर लगा देंगे। थर्मोमीटर इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा जो वेपर निकले, ठीक है, वो उससे हमको पता चल सके कि कितना टेम्परेचर है, उस वेपर का कितना हीट है वगैरह वगैरह, यानी हीट के मैग्नीट्यूड को, हीट का अमाउंट को पता करने के हम लोग यहाँ थर्मोमीटर एक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने वेपर को दूसरे दिशा में ले जाने के लिए वहाँ से हम क्या करेंगे, एक अलग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, एक अलग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस ट्यूब में हम लोग लगाएंगे किसको, ये अपने कंडीशनर को। अब ये कंडीशनर क्या होगा, कंडीशनर आपका एक ऐसा ट्यूब होता है, एक ऐसा ट्यूब का पार्ट होता है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है, ठंडा पानी जो है वो बहता रहेगा। देखिए ठंडा पानी आएगा, ठंडा पानी यहाँ से आएगा और आने के बाद यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, लेकिन इसमें हमेशा ठंडा पानी बहता रहेगा। ठंडा पानी बहने का रीजन है कि इसके बीच में से जब कोई वेपर पास हो तो वो उसको वो वेपर क्या हो सके, कूल हो सके, और कूल होने के बाद वो आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। और इस कंडेंसर जो है, ये हमारा जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर का जो आपका ओपन माउथ होगा, वो ओपन माउथ एक फिर से बीकर में लाके खोल दिया जाएगा। इस पाइप का जो ओपन माउथ होगा जिसमें हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, इसको लाके इस एक ओपन ट्यूब में, एक ओपन बीकर में लाके खोल दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिसीविंग फ्लास्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीविंग फ्लास्क। अब इसका वर्किंग समझिए, ये आपने तो समझ लिया इसका स्ट्रक्चर है, आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया या इसका आप डायग्राम समझ लिए। अब आप लोग इसका वर्किंग समझिए। देखिए मान लीजिए कि इस बीकर में या ये जो कंटेनर है, इसमें दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड क्या है आपके पड़े हुए हैं। एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, एक दूसरे का ज़्यादा है। हमने हीट किया, हीट करने से जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम था वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो वो वेपर जो है वो आपका इस ट्यूब से आपका पास होना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ट्यूब से पार्ट होना स्टार्ट किया तो इस ट्यूब में आपका क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, जिसका काम है उस वेपर को क्या करना, कूल करना, क्योंकि हमेशा इसमें आपका ठंडा पानी बह रहा है, हमेशा बहता रहता है। तो ये वेपर जब इससे पास होगा तो ये वेपर क्या होगा, इस ठंडे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा और ये वेपर कूल होगा। वो वेपर जब कूल होगा तो वही वेपर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बनके और ये बूंद बाय बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस फ्लैस्क में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो जो आपका लिक्विड ए था, जिस लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो अलग चला गया और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, लिक्विड भी बच जाएगा। इस तरीके से डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब डिस्टिलेशन के बाद हम लोग को जानना है कि लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स को आप किस तरीके से अलग करोगे। तो सबसे पहले कि इमिसिबल या मिसिबल वर्ड जो है इसका मीनिंग समझते हैं कि इमिसिबल का मतलब क्या होता है या मिसिबल का मतलब क्या होता है। तो जो इमिसिबल या मिसिबल जो लिक्विड होते हैं इसके मतलब ये होते हैं कि जब दो अलग अलग लिक्विड इस प्रकार से हो कि दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व ना हो, अगर ना हो, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व ना हो, एक लिक्विड दूसरे के ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट करे, डिजॉल्व ना हो, तो उस लिक्विड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑयल है और वाटर है। अब ऑयल और वाटर को आप कितना भी डिजॉल्व करना चाहिएगा, ये एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ऑयल जो होगा इस वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, ये ऑयल जो होगा ये क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो अगर बाय द वे कि किसी भी पर्पज से या किसी भी कारणवश आपके वाटर में ऑयल अगर क्या हो गए हों, फ्लोट कर रहे हो, या वाटर और ऑयल क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, एक साथ आ गए हो, तो उसमें से इस ऑयल को या इस वाटर को अलग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस वाटर में से ऑयल को अलग जो हम लोग निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है
हमारा एक सेपरेटिंग फ्यूनल है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अपने वाटर को ऑयल से बाहर निकालते हैं। इसमें जो आपको यहाँ पे स्टॉप कॉक दिख रहा है, बेसिकली ये एक चाबी की जैसा, की के जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली में काम करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के बेसिस पे। किस पे काम करता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी कैसा है, अगर लिक्विड का डेंसिटी हेवी होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो ये उसको पास करता है। जैसे वाटर जो होता है ज़्यादा डेंस होता है किसके, ऑयल के कंपेयर में, तो ये वाटर को क्या करेगा, पास करेगा, और इसके ऊपर ऑयल जो होंगे वो फिल्टर होके ऊपर क्या होंगे, आपका सेपरेट होके ऊपर आपका डिपॉजिट हो जाएंगे, वाटर जो होगा वो नीचे पास हो जाएगा। और ये भी कारण है कि आपका ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, कि जो ऑयल का डेंसिटी होता है, जो ऑयल का डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो होता है वो कम होता है किसके डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर के डेंसिटी से ऑयल का डेंसिटी कम होता है। इसी के चलते ऑयल जो है वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग को समझना है कि कैसे आप एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करके और अपने मिक्सचर को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। ठीक है, तो जो भी आपके पास मिक्सचर है उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करके और अपने सेपरेशन को कर सकते हो। इससे पहले आपको हम एक सेपरेशन कराए थे, याद कीजिएगा। किसका सेपरेशन कराए थे? सॉल्ट का, सॉल्ट सॉल्यूशन में से, सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट और वाटर दोनों को हम क्या किए थे, सेपरेट किए थे। दोनों को सेपरेट किए थे तो वहां पे हम क्या किए थे, दो मेथड लगाए थे, एक इवेपोरेशन का और दूसरा कंडेंसेशन का, जिसमें हम केतली का यूज किए थे, और उस केतली में से हम क्या किए थे, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके और ठंडे प्लेट से संपर्क में ला के और उसको वाटर में चेंज करते थे, और फिर केतली में हमारा सॉल्ट मिलता था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, यानी एक से ज्यादा मेथड्स का यूज करके और अपने मिक्सचर को किस प्रकार से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाया है कि यहाँ पे बीकर है जिसमें सॉल्ट का और सैंड का, यानी दोनों क्या है, सॉलिड ही है। सॉल्ट जो कि नमक, सैंड यानी बालू, तो दोनों क्या है आपका, दोनों के मिक्सचर को यहां पे लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो आपका सैंड है उसको वाटर में डाला गया है, वाटर में डालने के बाद ये सैंड जो है उस वाटर के बेस पे क्या हो गया है, सेटल हो गया है। ठीक है, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इस वाटर को, इस सैंड को हम लोग फिल्टर पेपर के, इस सैंड वाटर को हम लोग फिल्टर पेपर के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर यानी फिल्टर कोन की सहायता से हम लोग एक ट्रांसपेरेंट बीकर में क्या करेंगे, पोर करेंगे। तो पोर करने का मेथड क्या होता है, डिकेंटेशन का। तो ये सेडिमेंटेशन है, ये फिल्ट्रेशन है, और उस जो हम पोर कर रहे हैं तो वो कौन सा मेथड है, डिकेंटेशन है। तो जो हम लोग सैंड को सैंड के वाटर से निकाल रहे हैं उसमें हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन तीनों का यूज कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक ही साथ काउंट होते हैं। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन दोनों मेथड का यूज करके हम अपने सैंड के सॉल्यूशन में से सैंड को या वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग के पास आता है क्या, सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट को हमने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया, सॉल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो टोटली डिजोल्व हो जाता है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्ट सॉल्यूशन को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, तो वो सॉल्ट यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्ट को भी क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर, ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट और द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये शब्द जो है बाबू, वाटर, ये इतना बेहतरीन है, ये हर एक पर्पस में यूज होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज, हर एक जगह पे वाटर यूज होता है। खाना बनाने से लेके खाना पचाने तक, खाना बनाने से लेके खाना खाने से लेके खाना पचाने तक, हर एक जगह, कपड़ा धोने, नहाने, बाइक धोने, कार धोने, हर एक जगह पे, क्रॉप्स को ग्रो कराने में, फ्रूट्स को निकलने में, गार्डन को सुंदर बनाने में, हर एक जगह पे ये वाटर का यूज होता है।
और उससे अलग अब केमिस्ट्री में आ जाओ तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कराने में, अलग अलग लिक्विड को मिक्स कराने में, अलग अलग सॉल्यूट्स को मिक्स कराने में, यानी मिक्सिंग में भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है। और ये वाटर ही आपका एक ऐसा सॉल्वेंट है जो सबसे ज्यादा सॉल्यूट को मिक्स करता है अपने अंदर। इसी कारण से हम इस वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट को मिक्स करने की, एक ऐसा सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी पाई जाती हो, इसको हम इसलिए हम इसको वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, तीन अलग अलग सॉल्यूट के बारे में आपको हम बताएं। जैसे यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे सैंड है, ठीक है, शुगर और सैंड दोनों है। मान लीजिए कि सॉल्ट भी है, ठीक है, मान लीजिए कि सॉल्ट भी है, तो शुगर भी वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्ट भी वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन सैंड जो है ये वाटर के साथ मिक्स होकर कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटर के साथ मिक्स होकर नहीं बनाया, लेकिन सॉल्ट, शुगर तो बनाया, सॉल्ट तो बनाया। तो शुगर और सॉल्ट ये दोनों ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। फिर तुम क्वेश्चन करोगे कि सर फिर आपको ये क्यों दिए हैं, आप सैंड का एग्जाम्पल क्यों दिए हैं? तो सैंड का एग्जाम्पल आपको हम इसलिए दिए हैं कि आपके दिमाग में ये भी रहे कि जो आपका वाटर है वो हर एक तरह के सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं करता है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूट हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसी के लिए आपको हम सैंड का एग्जांपल दिए हैं कि सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और केमिस्ट्री में अगर हम काउंटिंग का बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट को ये वाटर ही अपने अंदर क्या करता है, डिजॉल्व करता है। इसी कारण से हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का दर्जा देते हैं या यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। किसको, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे, उसको जानने के बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो यहीं पे आपका एक और आता है क्या, इसी का दूसरा और बड़ा भाई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, अगर एक समझ गया तो दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अब थोड़ा भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी ना हो, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व करने की एबिलिटी खत्म हो गई हो, मैक्सिमम अपने डिसॉल्व करने की एबिलिटी को आपका क्या कर चुका हो, खत्म कर चुका हो। जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना चाहिए वो डिसॉल्व हो चुका हो। अब उसके अंदर थोड़ा भी स्पेस ना हो कि वो अपने अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कराए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ये 100 ml जो है कोई लिक्विड है, 100 ml कोई लिक्विड है, और इस 100 ml लिक्विड में 50 ml ही कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है या कोई दूसरा लिक्विड डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर 10 ml ऐड करोगे इसमें कोई सब्सटेंस को, तो अभी भी इसके पास डिसॉल्व करने की एबिलिटी है। 20 ml करोगे तो है 30, 40, यानी 49 ml सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करोगे तब तक इसके पास डिसॉल्विंग एबिलिटी है। लेकिन जैसे ही तुम 50 ml सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिए तो अब इसका एबिलिटी जो था डिसॉल्व करने का वो खत्म हो गया। ये डिसॉल्विंग जो लिमिटेशन था इसको क्रॉस कर दिया, अब ये सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो अब ये क्या बन जाता है, अब ये आपका बन जाएगा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की एबिलिटी जो है खत्म हो जाए, एक भी आपका परसेंट सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व ना हो, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपके पास 100 ml H2O हो, यानी कि आपके पास 100 ml पानी है, 100 ml पानी है। 100 ml पानी जो है वो 36 ग्राम नमक को ही क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो 100 ml पानी में अगर आप 36 ग्राम नमक को डिसॉल्व कर देते हो तो अब इसके पास स्पेस नहीं बचता है कि और वो नमक को क्या करे, डिसॉल्व कराए। उसके बाद भी तुम अगर नमक डालते हो तो जाके इसके बेस पे जो हो सेडिमेंट बन जाएगा या उसके बेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आप
100 ml H2O में 100 ml वाटर में 36 ग्राम नमक को डिजोल्व कर दिए, यानी कि ये पानी जो है अपने डिजोल्विंग कैपेबिलिटी को एबिलिटी को अब ये खो देगा। अब इसके अंदर एक भी अमाउंट में एक भी % सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर अभी आपका एक ऐसा केस है जिसमें अभी भी चांस है कि सॉल्यूट ऐड हो जाए, तो वो क्या कहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए कि मेरे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर में आपने 30 ग्राम ही सॉल्ट को ऐड किया है। तो अगर 30 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया है तो अभी भी इस वाटर के पास 6 ग्राम सॉल्ट को ऐड करने का चांस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अभी भी इसके पास 30 ग्राम ऐड हुआ है सॉल्ट, अभी भी 6 ग्राम सॉल्ट को ऐड करने की एबिलिटी है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड हो जाए उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट ऐड ना हो, यानी वो टोटल अपने सॉल्यूट को ऐड करने की एबिलिटी को खो चुका हो, अपने पूरे एम्प्टी स्पेस को भर चुका हो सॉल्यूट से, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन सकता है? हाँ, बन सकता है। कब? जब हम इसको रूम टेम्परेचर से हटा के इसके टेम्परेचर को हाई कर दे, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दे। तो जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तुम हीट देना स्टार्ट करते हो, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें गैपिंग बढ़ जाता है, और जब गैपिंग बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, तो और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड करने का चांस आपका बढ़ जाता है। तो जब और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड करने का चांस बढ़ जाएगा तो अब वो सैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसी बात नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है तो उसको हम अनसैचुरेटेड नहीं बना सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके, टेम्परेचर हाई करके, या टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देके उसको आप अनसैचुरेटेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग ये जाने कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का थोड़ा सा कंक्लूज कर देते हैं आपको हम कि ये जो हमारा पार्ट 3 था, इस पार्ट 3 में आगे हम लोग ये जो हमारा चैप्टर था, कौन सा, सेपरेशन, इस सेपरेशन चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से आगे इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या किए हैं, खत्म किए हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, 1, 2, 3 तीनों पार्ट में हम आपसे सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन का नीड क्या है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड को सॉलिड से कैसे करते हैं, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड से कैसे करते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड से कैसे करते हैं, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैसे है या क्यों है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये इंटायर टॉपिक को हमने आपको इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको पढ़ाया, समझाया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे हम इसी साइंस बुक के अगले चैप्टर के अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।